अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। वेलकम टू यूरिका अकेडमिया। देखिए, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए आसानियां पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। जब आप ये बात अपनी जिंदगी का मंशूर बना लेते हैं, जब आप ये बात इस बात को अपने जहन में दिल में उतार लेते हैं और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर देते हैं, तो बिलीव मी, अल्लाह ताला आपके बहुत सारे काम आसान कर देता है। जब आप अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाते हैं तो अल्लाह आपके काम क्या करता है, अपने जिम्मे ले लेता है। तो ये जो फ्री टेस्ट सेशन है ना हमारा, ये जो यूरिका की तरफ से हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट डिस्कशन में भी बताया कि ये जो फ्री टेस्ट सेशन है ये हमारा यूरिका टीम का आपके लिए क्या है, एक गिफ्ट है। हम आपकी कामयाबी में एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं और हम उसके पार्टनर बनना चाह रहे हैं आपकी कामयाबी में। तो जिस तरह हम आपकी कामयाबी में पार्टनर बनना चाह रहे हैं, तो इसी तरह बेटे आप भी दूसरे लोगों की कामयाबी में पार्टनर बन सकते हैं। और वो इस तरह आपके लिए तो बड़ा आसान है, और वो इस तरह है कि आप इस टेस्ट सेशन के बारे में लाजमी तौर पर दूसरे स्टूडेंट्स को बताएं। आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आपने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं, फेसबुक पेजेस ज्वाइन किए हुए होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके साथ क्लास फेलोज होते हैं। तो लाजमी तौर पर आपने ये सोचकर, ये जहन में रखकर ये बात दूसरों तक पहुंचानी है, ये टेस्ट दूसरों तक पहुंचाना है कि यार मैं इसके लिए आसानी पैदा कर रहा हूं, मैं इनके लिए आसानी पैदा कर रहा हूं, तो अल्लाह मेरे लिए क्या करेगा, आसानी पैदा करेगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को ना बताऊं। अमूमन ऐसा होता है, बच्चों का बिहेवियर क्या होता है कि अगर कोई अच्छा सोर्स मिलता है, अच्छा रिसोर्स मिलता है, तो बताते नहीं है, दबा जाते हैं। ये बिल्कुल एक नेगेटिव चीज है। बड़े लोग बनने के लिए, बड़ा बंदा बनने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए आपको जहन भी बड़ा रखना पड़ता है, दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। तो हमने अपना दिल बड़ा किया, हमने अपना माइंड बड़ा किया, हमने अपना दिमाग बड़ा किया। हम आपको फ्री टेस्ट सेशन दे रहे हैं और अपडेटेड फ्री टेस्ट सेशन दे रहे हैं। तो आपने भी अपनी आसानी के लिए क्या करना है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, इसलिए आपने सेशन के बारे में दूसरे लोगों को, दूसरे स्टूडेंट्स को जरूर बताना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। हमारे पास है डिस्कशन कौन से टेस्ट की, टेस्ट 2 की। टेस्ट 1 की हम डिस्कशन कर चुके हैं, टेस्ट 2 की डिस्कशन है। और टेस्ट 2 की डिस्कशन में हमारे पास नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो पूरा ब्लॉक है ना, वो है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शी इज द टीचर विद डैश। अब देखें, जैसे ही आप विद पढ़ते हैं ना, तो आपको फौरन प्रोनाउन का रूल याद आ जाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद आपने हमेशा बेटे प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो विद के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब हु हमारे पास कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। हुम हमारे पास कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। हुज हमारे पास क्या है, हुज हमारे पास पोजेसिव केस होता है, पोजेशन बताने के लिए। विच हमारे पास यूज होता है नॉन ह्यूमन के लिए, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो हम विच तो यहां पर किसी सूरत में यूज नहीं कर सकते, हमें पोजेशन या सब्जेक्टिव केस चाहिए ही नहीं है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा होम का। जब मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाया है तो मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि याद रखिएगा, आपके प्रोनाउन में से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, वो आपका किस में से बन सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन में से बन सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला लेक्चर लाजमी तौर पर देखिएगा। और वो स्टूडेंट देखें, एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूरिका का पेड सेशन ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपने यूरिका का पेड सेशन नहीं भी ज्वाइन किया हुआ, तो यूरिका के हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके लिए। उनमें प्रोनाउन का भी लेक्चर है, तो आप प्रोनाउन के लेक्चर में वो पोर्शन जो है रिलेटिव प्रोनाउन वाला देखें। आज जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिए हुए ना हमारे, वो दो चीजें लाजमी तौर पर प्रोनाउन के हवाले से पढ़ लें। एक तो वो पढ़ेंगे अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे अनयूजुअल सिखाए। अभी जैसे क्या होगा ना, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को डिस्कस करता जाऊंगा और मैं बोलूंगा मैंने आपको ये बात अनयूजुअल में बोली थी, मैंने आपको ये बात अनयूजुअल में बताई थी, मैंने ये बात अनयूजुअल रूल्स में बताया था। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया होगा हमारे साथ,
तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आपने क्या करना है, आपने यूरिका के यूट्यूब पे जाना है और वहां पर आप देखेंगे कि आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं भी हैं तो, ठीक है। तो अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस है आपके पास। और दूसरी बात जो आपने लाजमी तौर पर पढ़ लेनी है वो आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो चीजें आप पढ़ लें, आपका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे जी सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है दोज डैश वर्क सिंसियरली, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर क्या आ गया, वर्ब आ गया। इसका मतलब हमें यहां पर बेटे क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें डूअर ऑफ एक्शन चाहिए। और डूअर ऑफ एक्शन अभी मैं आपको बता कर आया हूं कि सब्जेक्ट के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है हु। आप जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम उसमें बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़कर आए। हमने क्या कहा है, हमने कहा प्लेस के लिए वेयर यूज होता है, हमने कहा टाइम के लिए व्हेन यूज होता है, हमने कहा एटीट्यूड मैनर के लिए हाउ यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए 3 यूज होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर हु यूज होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर हुम यूज होता है, पोजेशन के लिए हुज यूज होता है, अदर देन ह्यूमन बीइंग हम डेट यूज करते हैं, या अदर देन ह्यूमन बीइंग हम क्या यूज करते हैं, हम विच यूज करते हैं। तो काफी सारा, हम बड़ा सारा कुछ पढ़कर आए हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो लाजमी तौर पर इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। द टीचर अप्रिशिएटेड डैश पार्टिसिपेटिंग। अब दो रूल्स मैं आपको अनयूजुअल में बताकर आया हूं। मैंने एक रूल अभी आपको बताया भी, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। देखें, दो रूल्स याद रखिएगा। आफ्टर प्रेपोजिशंस, ठीक है, आफ्टर प्रेपोजिशन आपने क्या लिखना है, आपने आफ्टर प्रेपोजिशन हमेशा कौन सा केस लिखना है बेटे, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। और बिफोर जेरेंड आपने हमेशा कौन सा केस लिखना है, बिफोर जेरेंड आपने बेटे हमेशा पोजेसिव केस लिखना है। देखिए, जब मैं कोट कर रहा हूं ना कि ये बात मैंने आपको अनयूजुअल में पढ़ाई थी, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जिन्होंने प्रोनाउन का लेक्चर नहीं लिया मेरे साथ, कि मैंने बहुत सारे यूजेस को इकट्ठा करके एक जगह पर इकट्ठा किया और उसको मैंने बोल दिया अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस। वो टेबल से हटकर जितने भी रूल्स हैं वो सारे मैंने आपके लिए एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमेशा, और जेरेंड से पहले हमेशा क्या आएगा, पोजेसिव केस। अब आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास क्या है, जेरेंड है यानी कि आईएनजी है, तो यहां पर हमें पोजेसिव केस चाहिए। अस पोजेसिव नहीं होता, वी पोजेसिव नहीं होता, आर पोजेसिव प्रोनाउन होता है, लेकिन हमें पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, आर पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 4, ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। देखिए, इस बात को आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं माय क्लोज फ्रेंड, ठीक है, ही इज माय क्लोज फ्रेंड। आप इस बात को आसानी के साथ इस तरह भी लिख सकते हैं। या आप किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि ही इज माय रिलेटिव, और इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं बोलता हूं रिलेटिव ऑफ माइन। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं, इसीलिए यहां पर आपके पास क्या आएगा, ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ, आई नहीं होगा, मी नहीं होगा, माई नहीं होगा, बल्कि आपके पास बेटे क्या होगा, ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन 5, डैश अराइविंग। और यहां पर अगेन आपके पास क्या है, जेरेंड है। और अभी मैंने आपको बताया कि जेरेंड से पहले आपको क्या करना है, आपको पोजेसिव केस लिखना है। और पोजेसिव केस आपके पास यू नहीं है, योर्स नहीं है, योर्स ये तो हमेशा पल्ले बांध लीजिएगा कि कभी भी किसी प्रोनाउन के साथ आपने पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना। हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, लेकिन वो क्लिप फॉर्म होती है। जैसे देखें, हम ही के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस यानी कि क्लिप फॉर्म यूज करते हैं, इसका मतलब ही इज हो सकता है, इसका मतलब ही वाज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कभी भी इसका पोजेशन नहीं हो सकता। तो यहां पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, आपके पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा योर अराइविंग ऑन टाइम। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कहता है लेट डैश डिस्कस द मैटर कामली। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा। वैसे हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा है कि लेट के बाद आपके पास कौन सा केस आना चाहिए, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, हम बनाते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो। हम सेंटेंस बनाते हैं लेट देम प्ले क्रिकेट,
उन्हें क्रिकेट खेलने दो। हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं ना। अब देखें, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन जरा इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा। यहां पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। अब दो सब्जेक्ट सेंटेंस कुछ यूं है, लेट डैश डिस्कस द मैटर कामली। ये सेंटेंस को समझ लीजिएगा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे और उसे ये मसला जो है कामली हल करने दो। आपका ये यहां पर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, वो आपके पास सब्जेक्टिव केस आएंगे। आप सेंटेंस की ट्रांसलेशन को समझेंगे ना, आपको फौरन सेंटेंस समझ में आ जाएगा। आपके पास सेंटेंस आएगा, लेट यू एंड आई डिस्कस द मैटर कामली। आओ तुम और मैं मिलकर इस मैटर को आराम सुकून से क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर वो परमिशन वाला एलिमेंट नहीं है कि हमें ये करने दो। यहां पर क्या एलिमेंट है कि आओ हम ये काम करते हैं। जब आप इस सूरत में सेंटेंस को लिखते हैं तो आपने याद रखना है, आपने लेट के बाद सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, ना कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। उसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन 7। मैं आपको बताकर आया हूं, कंपाउंड पोजेशन दो तरह की होती है। कंपाउंड पोजेशन दो तरह की होती है। या तो आप एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं सिर्फ आखिरी वाले के साथ, या आप एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं सब के साथ। और ये दो के साथ भी होगा, दो से ज्यादा के लिए भी होगा। अगर 50 भी होंगे ना तो फिर भी रूल यही होगा। जैसे देखें, अगर मैं 4 लोगों को शामिल करता हूं कंपाउंड पोजेशन में तो तरीकाकार यही रहेगा, या तो मैं एपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा लास्ट वाले के साथ, या मैं बेटे एपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा सब के साथ। अगर मैं जस्ट लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिख रहा हूं ना, तो फिर इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर, और उसको मैं ट्रीट भी किसके तौर पर करूंगा, सिंगुलर के तौर पर करूंगा। लाइक अगर मैं बोलता हूं ए एंड बीज कार, तो इसका मतलब क्या है कि इस गाड़ी के दो मालिक हैं, ए भी मालिक है इसी गाड़ी का और बी भी मालिक है इसी गाड़ी का। अगर मैं बोलता हूं ए बी सी एंड डीज कार, तो इसका मतलब क्या है कि इस गाड़ी के 4 लोग मालिक है, कंपाउंड पोजेशन है, ए भी है, बी भी है, सी भी और डी भी है। लेकिन अगर मैं सबके साथ लहदा से एपोस्ट्रोफी एस लिख देता हूं ना, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर मुझे इसके साथ प्लूरल नाउन लिखना होगा। फिर मैं कार की बजाय क्या लिखूंगा, कार्स, और इसको ट्रीट भी बेटे किसके तौर पर करूंगा, प्लूरल के तौर पे। जब मैं बोलूंगा ना एज एंड बीज कार, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि दो गाड़ियां, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कार्स। एक कार किसकी है, ए की, और एक कार किसकी है, बी की। और जब मैं बोलूंगा कि एज बीज सीज एंड डीज कार, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 4 कार्स। इसमें एक गाड़ी किसकी है, ए की, एक किसकी है, बी की, एक किसकी है, सी की, और एक किसकी है, डी की। तो ये कंपाउंड पोजेशन का रूल आपने याद रखना। जरा 1 बाय 1 करके देखिएगा। देखें, हमने यहां पर बीटा में लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा, लेकिन इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। यहां पर ओपिनियंस लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। हमने यहां पर पहले वाले के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लिखा, दूसरे वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा, और साथ में इसको प्लूरल लिख दिया। यहां तक हमें इसमें कोई गलती नजर नहीं आती है। इसी तरह हमने यहां पर पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा, सेकंड वाले के साथ लिखा, और हमने इसको सिंगुलर नाउन के साथ लिखा, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। फिर हमारे पास यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ पहले वाले के साथ लिखा हुआ है, दूसरे वाले के साथ नहीं लिखा हुआ। ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो आपने एपोस्ट्रोफी लिखनी है बेटे लास्ट में, या आपने एपोस्ट्रोफी लिखनी है सबके साथ। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पहले वाले के साथ लिखें और दूसरे वाले के साथ ना लिखें। अब हमारे पास दो ऑप्शन पॉसिबल हो सकती हैं, अल्फा या चार्ली। अब देखें, हम सेंटेंस पर वापस आते हैं तो कहता है डैश ऑन द इशू वर इंटायरली। अब जैसे ही हम वर पढ़ते हैं ना, तो हमें फौरन समझ आना चाहिए कि यहां पर आने वाला जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, वो क्या है, प्लूरल है। वर प्लूरल के लिए आएगा ना, सिंगुलर के लिए तो नहीं आएगा। तो जब प्लूरल है तो हम इसको ओपिनियन के साथ नहीं लिखेंगे, हम इसको बेटे किसके साथ लिखेंगे, ओपिनियंस के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो क्या चलेगा, चार्ली। आप दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे और आपका नाउन क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि हमारा वर्ब क्या दिया हुआ है, हमारा वर्ब प्लूरल दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। I invited many guests but dash accepted the invitation। अब देखें, जब आप many का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब you are talking about more than 2 persons। ऐसे ही है ना आपके पास।
अब आइदर के बारे में आप पढ़कर आए हैं, या आपने तब यूज करना है जब आप दो की बात कर रहे होंगे, आइदर और नाइदर। मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, देखें। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, तो आप फौरन कहेंगे कि सर बिटवीन दो के लिए यूज होता है और अमंग दो से ज्यादा के लिए। इसी तरह आपके पास बोथ दो के लिए यूज होता है और आल दो से ज्यादा के लिए। इसी तरह आपके पास आइदर दो के लिए यूज होता है और एनी वन किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए। दो में से एक की बात करेंगे तो आप आइदर लिखेंगे, ज्यादा में से एक की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एनी वन लिखेंगे। इसी तरह जब आप दो में से दोनों की बात नहीं करेंगे तो आप नाइदर लिखेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा में से किसी की बात नहीं करेंगे तो आप बेटे क्या लिखेंगे, या तो नन लिखेंगे या नो वन लिखेंगे। फिर आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस थे, आपने कहा कि या तो आपके पास ईच अदर होगा या आपके पास वन अनदर होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है कि जब दो की बात हो रही है तो आपने ईच अदर लिखना है, दो से ज्यादा की बात हो रही है तो वन अनदर लिखना है। अब यहां पर चूंकि ज्यादा की बात हो रही है तो हम आइदर या नाइदर तो यूज ही नहीं कर सकते, हमें नन यूज करना है या आल यूज करना है। अब कहता है आई इनवाइटेड मैनी गेस्ट, मैंने बहुत सारे गेस्ट को क्या किया, इनवाइट किया। बट अब यहां पर हमारा जो कीवर्ड है ना वो बट है, क्योंकि याद रखिएगा बट क्या शो करता है, बट कंट्रास्ट शो करता है। कंट्रास्ट का मतलब यह है कि प्लस के बाद नेगेटिव होगा, मैंने इनवाइट किया लेकिन बट हमें बताएगा कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, निगेशन आएगी तो बट आएगा। इसी तरह इसीलिए यहां पर ऑल एक्सेप्टेड नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, बट नन एक्सेप्टेड द इनविटेशन। ठीक है, आई इनवाइटेड मैनी गेस्ट बट नन एक्सेप्टेड द इनविटेशन। अगर आप ऑल एक्सेप्टेड द इनविटेशन कर देंगे तो फिर हमारा बट का जो वर्ड है वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 9, आ बंडल ऑफ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने पढ़ा कि जब ऑफ आ जाता है तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ होती है, फर्स्ट वन के साथ। तो एक्चुअल में न्यूज पेपर्स हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आ बंडल। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आ बंडल। तो आ बंडल चूंकि सिंगुलर है तो हम उसको वर के साथ नहीं लिख सकते, आर के साथ नहीं लिख सकते, हैव के साथ नहीं लिख सकते, बल्कि बेटे उसको किसके साथ लिखेंगे, इज के साथ। और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली। आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताए गए थे जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा। मैंने आपसे कहा अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करें और उनको कंबाइन करें विद के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एज वेल एज के साथ, इन एडिशन टू के साथ, बट के साथ, एक्सेप्ट के साथ, ऑफ के साथ, तो आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, फर्स्ट वन के साथ। जैसे यहां पर आपकी प्रेफरेंस किसके साथ है बेटे, फर्स्ट वन के साथ, इसीलिए आप इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर सिर्फ एक में ही लिखा और वो आपके पास कौन सा है, चार्ली। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन 10, मच इंफॉर्मेशन। अब पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता। आपको कुछ नाउन्स बताए थे जिसका हमने कहा था कि हम उसके साथ एस का एडिशन नहीं करते हैं। हम फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं बनाते, हम एडवाइसेस नहीं बनाते, हम एब्यूजेस नहीं बनाते, हम वर्क्स नहीं बनाते, हम इन पोइट्रीज नहीं बनाते, हम सीनरीज नहीं बनाते। इसी तरह आप इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं बनाते। तो बीटा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। हम इनका प्लूरल अगर बनाना चाहे तो हम पीसीज के साथ बना सकते हैं, जैसे हम पीसीज ऑफ एडवाइस बनाते हैं, पीसीज ऑफ न्यूज बनाते हैं। लेकिन जब आप पीसीज लिख रहे हैं तो आप मच नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना होगा, मैनी लिखना होगा। अब आप काउंटेबल के लिए तो मैनी लिखेंगे, अनकाउंटेबल के लिए मच लिखेंगे। तो जब आपने मैनी पीसीज लिख दिया तो फिर आप इसको बेटे सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो आपके पास जो सेंटेंस सही चलेगा, चूंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आपने क्या लिख दिया, मच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन 11, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मैं लिख के दे सकता हूं उसको नाउन और डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल समझ में आ गया। अब देखें, पहले नाउन का और आर्टिकल का रूल समझ लें। मैंने आपसे कहा कि अगर आपका नाउन 3 कंडीशंस को पूरा करे, अगर आपका नाउन कॉमन हो, कॉमन प्रॉपर नहीं, कॉमन हो, कॉमन होने के साथ साथ वो क्या हो, काउंटेबल हो,
और काउंटेबल होने के साथ साथ वो क्या हो, सिंगुलर हो। अगर आपका नाउन सेंटेंस में ये तीन कंडीशंस को पूरा करता है तो आपने याद रखना है, आपने उससे पहले बेटे क्या लिखना होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। अब एक बात तो समझ लें कि अगर आपका नाउन कॉमन है, अगर आपका नाउन काउंटेबल है, अगर आपका नाउन सिंगुलर है, तो आपने उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अब इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या है, या तो आप ए लिखेंगे या क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर जो हमारे पास वर्ड आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, सम्मन और सम्मन्स। अब बड़े अच्छे बच्चों की तरह मुझे ये बताइएगा कि इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। मैं बोलता हूं ADVISE और मैं आपसे बोलता हूं ADVICE, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ADVISE आपके पास क्या होता है, वर्ब, और CE आपके पास बेटे क्या होता है, नाउन होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह AFFECT आपके पास क्या होता है, वर्ब होता है, और EFFECT आपके पास बेटे क्या होता है, नाउन होता है। इसी तरह आपके पास जो समन है, SUMMON, समन आपके पास बेटे क्या होता है, वर्ब होता है, और SUMMONS आपके पास बेटे क्या होता है, नाउन होता है। आप याद रखिएगा, जब भी आपने वर्ब के तौर पर यूज करना है तो आपने किसको यूज करना है, समन को। नाउन के तौर पर यूज करना है तो किसको करना है, समन्स को। अब देखिएगा यहां पर क्या है, रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब हमारा वर्ब आ गया। अब जब वर्ब आ गया तो वर्ब के कंप्लीमेंट में हमें वर्ब नहीं चाहिए, वर्ब के कंप्लीमेंट में हमें नाउन चाहिए। तो नाउन जब चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि समन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब वर्ब के साथ वर्ब तो नहीं लिखेंगे ना, हम वर्ब के साथ नाउन लिखेंगे उसके कंप्लीमेंट में। अच्छा, अब एक बात तो तय होगी कि समन नहीं हो सकता। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, यहां पे समन्स लिखा हुआ है और यहां पे असमन्स लिखा हुआ है। अब पल्ले बांध लीजिएगा, समन्स उन नाउन्स में से एक है जिनको हमने डिसेप्टिव नाउन बोला था, जो दिखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके साथ एस लिखा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके पास बेटे क्या होते हैं, ये एक्चुअल में आपके पास सिंगुलर होते हैं। तो चूंकि समन्स कॉमन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसलिए आपने याद रखना है, आप इसको इंडेफिनेट आर्टिकल के बगैर नहीं लिखेंगे। और यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि समन्स का प्लूरल हमारे पास बेटे क्या होता है, समन्सेस होता है। हम इसका ES लगाकर इसका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो समन्स हमारे पास तीनों कंडीशंस को पूरा करता है। नंबर 1 ये कॉमन है, नंबर 2 ये काउंटेबल है, और नंबर 3 क्या है, सिंगुलर है। जब ये तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा तो हम इसको विदाउट इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, हम इसको किसके साथ लिखेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, अल्फा। अब जिस बच्चे ने इंडेफिनेट आर्टिकल को नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने वर्ब नाउन नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने सिंगुलर प्लूरल को गौर नहीं किया, तो इसका मतलब उसका ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर गलत हुआ होगा, और वो लाजमी तौर पर इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा परेशान हुआ होगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन 12, प्लीज मेजर। जब सेंटेंस के स्टार्ट में प्लीज आ जाता है और सेंटेंस के स्टार्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे होते हैं, हम इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहे होते हैं। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना, तो हम उसके साथ एस का एडिशन नहीं करते हैं, मेयर्स ऑफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मेयर ऑफ। दूसरी बात, जब आप लिख रहे हैं मेयर ऑफ इनफ फैब्रिक फॉर 3 पेयर, जब आपने 3 लिख दिया तो आप 3 के साथ 3 पेयर नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे, 3 पेयर्स लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है जी आगे आपके पास क्वेश्चन 13, पाकिस्तान हैज क्वालिफाइड या पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड। इस बात को पल्ले बांध लीजिएगा, जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं और आप किसी भी कंट्री नेम को टीम के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करते, आप उसको बेटे क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि स्पेन हैज वन फीफा वर्ल्ड कप, मैं क्या बोलूंगा, स्पेन हैव वन। जब आप टीम के तौर पर यूज करते हैं कंट्री नेम को, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करते, आप उसे क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल, जिसकी वजह से हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या होता है, गलत। उसके बाद नेक्स्ट मंथ टूर्नामेंट या नेक्स्ट मंथ्स टूर्नामेंट, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं,
तो हमें यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लिखना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 14, नाइदर द प्रिंसिपल। जब हम आइदर और नाइदर नोर लिखते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आइदर और होता है और नाइदर नोर होता है। आप नाइदर के साथ नोर नहीं लिख सकते, इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन तो यहीं पर क्या होता है, गलत होता है। दूसरी बात, हमारा जो वर्ब होता है वो किसके साथ अग्री करना चाहिए, वो सेकंड वन के साथ अग्री करना चाहिए, वो नियरेस्ट टू वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए। तो जब हम बोलेंगे नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, तो जब हम हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट टीचर्स है तो हम टीचर के अकॉर्डिंगली जब वर्ब लिखेंगे तो इज तो आ ही नहीं सकता है। आर अटेंडिंग या हैव अटेंडिंग, और आप जानते हैं कि हैव अटेंडिंग कोई टेंस स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इन तीनों सूरतों में आपने क्या करना होता है, आपने प्रेफर करना होता है सेकंड वन को, यानी कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, सेकंड वन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 15, स्विमिंग लाइक एवरी अदर स्पोर्ट्स। अब अगर हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं तो जो बात इन्वर्टेड, जो बात कॉमा के अंदर लिखी जाती है ना, ये बात पल्ले बांध लीजिएगा, इस बात का हमारे सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है स्विमिंग, और स्विमिंग चूंकि सिंगुलर है तो हम रिक्वायर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्स। और रेगुलर प्रैक्टिस, तो हम रेगुलर प्रैक्टिस लिखेंगे ना कि रेगुलर प्रैक्टिसेस लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा स्विमिंग रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिसेस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे चलेगा चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 16, द रिमेन्स ऑफ। बात पल्ले बांध लीजिएगा, पास्ट पेपर में जब आप पास्ट पेपर्स को की डिस्कशन को देखते हैं, पास्ट पेपर्स को सोल्व करते हैं, तो आपको गालबन 3 से 4 दफा ये क्वेश्चन ज़हन में आएगा, मतलब ये वर्ड आपको पास्ट पेपर में मिलेगा। आपके पास वर्ड होता है रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात, और रिमेन्स जहां पर भी आए बात पल्ले बांध लें कि आपने इसको बेटे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, आपने कभी भी इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। तो जब आप इसे सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे तो वाज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, हैव जरूर आ सकता है, लेकिन हैव के साथ कभी भी आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं, बल्कि हैव के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, 16 का अल्फा। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 17, 20,000 रुपी नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है, 20,000 रुपीज होता है। हाँ, आगे अगर नोट लिखा हुआ हो, जैसे अगर हम बोलते हैं 5,000 रुपीज नोट, जब नोट लिखा हुआ है तो फिर हम इसको रुपीज नोट नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, रुपी नोट लिखेंगे। लेकिन अगर रुपी पे आके बात खत्म हो रही है तो फिर हम इसको रुपीज नहीं बोलेंगे, हम रुपी नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, रुपीज बोलेंगे। दूसरी बात, जब आप इसको एक यूनिट के तौर पर ले रहे हैं, जब आप इसको एक प्राइस के तौर पर, एक टैग के तौर पर, एक कॉस्ट के तौर पर, एक स्टैंडर्ड के तौर पर ले रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं, हम प्लूरल ट्रीट नहीं करते। तो हम 20,000 रुपीज आर सफिशिएंट फॉर द ट्रिप नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, इज सफिशिएंट फॉर द ट्रिप। यानी कि ये सेंटेंस कुछ यूं बन सकता है कि दिस अमाउंट इज सफिशिएंट फॉर द ट्रिप। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है जी क्वेश्चन 18, द रेडियस। अब पहली बात याद रखिएगा, रेडियस हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर, और रेडाई हमारे पास क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, अब देखें, जब हमने रेडाई लिख दिया, प्लूरल लिख दिया, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे, और जब हमने रेडियस लिख दिया, सिंगुलर लिखा, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करना चाहिए। इसका मतलब हमारा बेटा और डेल्टा ऑप्शन यहीं पर क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब कहता है जी द रेडियस डिफर्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, द रेडाई डिफर, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय नियरली 50 मीटर्स। अब देखिए क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि रेडियस एक दूसरे से डिफरेंट है, वो डिफरेंस की बात हो रही है, तो डिफरेंस हमेशा कितनी चीजों में होता है, डिफरेंस हमेशा 2 चीजों में होता है। इसका मतलब हम एक रेडियस की बात नहीं कर रहे, हम 2 रेडियस की बात कर रहे हैं।
जो एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, 50 मीटर्स डिफरेंट हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम रेडियस डिफर्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, द रेडाई डिफर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, चार्ली चलेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं, हम डिफरेंस दे रहे हैं, दो रेडाई के दरमियान डिफरेंस दे रहे हैं 50 मीटर्स का, तो डेफिनेटली दो चीजें होंगी तो हम डिफरेंस बताएंगे। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन 19, इकोनॉमिक क्राइसिस। आप देखिए इकोनॉमिक्स क्राइसिस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। और जब आप SES लिख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था जो वर्ड भी SIS पे खत्म होता है वो सिंगुलर है, और अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहें तो आप उस वर्ड को क्या बना देते हैं, SES बना देते हैं। एनालिसिस का वर्ड है, थीसिस का वर्ड है, आपके पास क्राइसिस का वर्ड है, एक्सिस का वर्ड है। जब भी आपने SIS को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आप किसके साथ बनाएंगे, SES के साथ। और जब आपने इसको प्लूरल बना दिया तो प्लूरल बनाने पर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टुक ग्रेट पेन। हमने पढ़ा कि कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के हैं कि जब आप उनके साथ एस का एडिशन करते हैं तो उनका मीनिंग चेंज होता है। जैसे देखें, पेन का मतलब क्या होता है, पेन इज अ फीलिंग, पेन इज एन इलनेस, आप कह सकते हैं बीमारी को कहते हैं, तकलीफ को कहते हैं। लेकिन जब आप इसके साथ एस का एडिशन कर देते हैं तो पेन्स का मतलब हमारे पास क्या बन जाता है, वो डिफिकल्टीज या वो स्ट्रगल बन जाती है, वो हार्ड वर्क बन जाता है जो कि हम करते हैं। ठीक है, वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स बन जाते हैं जो हम किसी कोशिश में करते हैं। तो अभी चूंकि प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने की बात हो रही है तो यहां पर हम ऐसा नहीं बोल सकते शी टुक ग्रेट पेन, हम क्या बोलेंगे, शी टुक ग्रेट पेन्स। और टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स या टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, अब देखिए ये तो वैसे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर भी हो सकता है और टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स भी हो सकता है। तो यहां पर दोनों में ही मेरे ख्याल से ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनमें से एक ऑप्शन को क्या होना चाहिए था, कुछ और डिफरेंस होना चाहिए था। जैसे देखें यहां पर प्रोसीजर्स ना होता, यहां पर एक्सप्लेन की जगह पर क्या लिखा हुआ होता, एक्सप्लेन लिखा हुआ होता, तो फिर हम किसको ठीक कर देते, अल्फा को कर देते। तो क्वेश्चन फॉल्टी है, इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, रूल जेन में रखिएगा, पेन और पेन्स वाला। बाकी इस बात को जरा, इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी क्वेश्चन 21 पर, माई इज ऑन द अपर। अच्छा, अब देखें जब हमने नाउन लिखना होता है ना साथ, तो फिर हम बेटे लाजमी तौर पर साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा ना माय पेन, तो मैं जब पेन लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माय पेन, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर मैं बोलना चाहता हूं सिर्फ माइन, तो जब मैंने माइन लिख दिया तो फिर मुझे इसके साथ नाउन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहां पर माय नहीं लिख सकता चूंकि मैं साथ नाउन नहीं लिख रहा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइन इज ऑन द अपर फ्लोर एंड योर इज डाउनस्टेयर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, योर्स इज डाउनस्टेयर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है हमारे पास 22, इट वाज। जहां पर भी बी फॉर्म आ जाए, आपको मैंने दो रूल्स बताए हैं इसके रिलेटेड। मैंने आपको कहा जहां पर भी बी फॉर्म आ जाए आपने उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखना है। लेकिन अगर आपके पास बी फॉर्म आ जाए और आपका सेंटेंस मोनोक्लॉज हो तो आपने फिर बेटे सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। मोनोक्लॉज का मतलब क्या है कि बात बी फॉर्म पर खत्म होती हो। जैसे देखें, अगर ये सेंटेंस होता ना कुछ यूं, मैं आपसे बोलूं कि इट वाज वी होगा या इट वाज अस होगा। ठीक है, मैं यहां पर सेंटेंस को खत्म कर रहा हूं, फुल स्टॉप लगा रहा हूं, और मैं आपको कहूं कि ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन बताएं, तो ये मोनोक्लॉज है, यहां से बात आगे नहीं चल रही है। जब आप बात आगे नहीं चल रही है तो फिर मैं सब्जेक्टिव केस नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखूंगा। लेकिन जैसे यहां पर बात आगे बढ़ रही है, इसका मतलब यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, सब्जेक्टिव केस। तो इट वाज ही, उसके बाद विच का वर्ड आप जानते हैं हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग के लिए बेटे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हु का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा चलेगा। ये वो सेंटेंस है जिसका एक यूनिवर्सल सेंटेंस आपको अक्सर पेपरों में नजर आता है। वो सेंटेंस कुछ यूं होता है, इट वाज ही हु इज टू ब्लेम,
और इसका वर्सटाइल जो लिखा जाता है, जो पेपर में अक्सर दिया जाता है, वो होता है इट इज मी होगा या आई होगा, हु इज होगा या हु एम टू ब्लेम होगा। तो ये सेंटेंस आपके पास पता कैसे बनता है? आपने मुझे कमेंट करके बताना कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। इट इज मी who is to blame, it is I who is to blame, it is me who am to blame, it is I who am to blame। तो 4 वेरिएंट्स इसके बनते हैं। आपने मुझे कमेंट में बताना है लाजमी तौर पर कि ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी 23rd, 1/4। जहां पर भी फ्रैक्शन आ जाती है, जहां पर भी परसेंटेज आ जाती है, मिनॉरिटी मेजोरिटी आ जाता है, देयर आ जाता है, हेयर आ जाता है, तो हमने क्या करना होता है? हमने साथ आने वाले नाउन पर रहते हुए अपना वर्ब लिखना होता है। 1/4 ऑफ द बुक, अगर आप बुक्स लिख रहे हैं तो फिर साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा। अगर आप बुक्स लिख रहे हैं तो प्लूरल होगा, बुक लिख रहे हैं तो सिंगुलर होगा, बुक्स लिख रहे हैं तो प्लूरल होगा। तो यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप हैव के साथ आईएनजी फॉर्म पढ़ते तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए हैव के साथ आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। मैं दोबारा बता दूं, हमने कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के पढ़े थे कि उनके साथ आने वाला नाउन ये डिसाइड करता है कि हमने उनको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल। फ्रैक्शन आ जाए आपके पास कहीं पर, परसेंटेज आ जाए आपके पास, मिनॉरिटी मेजोरिटी का वर्ड आ जाए, हेयर देयर का वर्ड आ जाए, WH वर्ड्स आ जाए आपके पास सम मैनी आ जाए, अ लॉट ऑफ आ जाए, इनफ आ जाए। बहुत सारे एक्सप्रेशन हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े कि ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं। इनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करता है कि हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे यहां पर 1/4 के साथ बुक्स आ गया ना, तो प्लूरल है, तो हमने इसको क्या ट्रीट किया? प्लूरल ही ट्रीट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 24। अब देखें देर भी उन्हीं में से एक है कि आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये देर डिसाइड नहीं करेगा, इसके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। अब हम पढ़ते हैं अ नंबर ऑफ रीजंस, और आप जानते हैं कि आ नंबर ऑफ हो या दा नंबर ऑफ हो, उनके साथ आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। यहां पे रीजन लिखा हुआ है तो ये तो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। फिर आप जानते हैं कि आ नंबर ऑफ को हमने इनडेफिनेट आर्टिकल की वजह से हमेशा क्या ट्रीट करना है? सिंगुलर। दा नंबर ऑफ को हम क्या ट्रीट करते हैं? या इस आ नंबर ऑफ को हमने क्या ट्रीट करना है? प्लूरल। दा नंबर ऑफ को हम हमेशा क्या ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहां पर चूंकि आ नंबर ऑफ रीजंस को हम प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा वर्ब इज नहीं हो सकता, बल्कि हमारा वर्ब क्या होगा? आर। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एवरी कैंडिडेट। जब आप ईच और एवरी लिख रहे होते हैं सेंटेंस में, तो आपका वर्ब क्या होता है बेटे? सिंगुलर होता है। आप हैव नहीं लिख सकते, आप वर नहीं लिख सकते, आप हैड लिख तो सकते हैं लेकिन हैड के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। एवरी और ईच के मामले में आपके पास आपका वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद है जी क्वेश्चन 70 बोल गया मैं, क्वेश्चन 26। अभी ये हुआ क्या ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्यों ये आगे पीछे चल रहा है। ये जो डिवाइस होती है ना, ये जो प्रेजेंटर होता है, अब हुआ ये है कि ये हमारे साथ कर रहा है शरारतें। हम क्या करते हैं, हम इसका एक बटन दबाते हैं तो ये 3 स्टेप्स आगे चला जाता है। हम इसका एक बटन पीछे करते हैं तो ये 5 स्टेप्स पीछे चला जाता है। तो ये हमारे साथ ना, जैसे वो शायर कहते हैं कि ये हमारे साथ ठकेलियां कर रहा है, ये हमारे साथ कर रहा है शरारतें। अब इसका टाइम आ गया, इसकी जिंदगी पूरी हो गई है। चाइना की चीज होती है, आपको पता ही है चाइना की चीज की लाइफ। तो चले, अल्लाह खैर करेगा, इसको बदल लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आगे चलते हैं। नाइदर ऑफ द प्रोपोजल्स। अब जहां पर भी नाइदर ऑफ आता है, आइदर ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, तो हमने उसके साथ आने वाले नाउन को क्या लिखना होता है? प्लूरल लिखना होता है। तो प्रपोजल तो हम लिख नहीं सकते, और फिर हमने उसको ट्रीट क्या करना होता है? सिंगुलर ट्रीट करना होता है। तो हम वर नहीं लिख सकते, हमें वाज लिखना है। अब कहता है जी नाइदर ऑफ द प्रोपोजल्स डैश एक्सेप्टेड। अब प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं है, बल्कि हमारा सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। तो हम हैज एक्सेप्टेड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? वाज एक्सेप्टेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद है जी क्वेश्चन 27, दा नंबर ऑफ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दा नंबर ऑफ हो, आ नंबर ऑफ हो, साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो एप्लीकेंट्स तो कभी भी नहीं हो सकता, और एप्लीकेंट कभी नहीं हो सकता, एप्लीकेंट्स होगा। और दा नंबर ऑफ की सूरत में हम इसे क्या ट्रीट करेंगे? सिंगुलर ट्रीट करेंगे।
जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हम हैज इंक्रीज नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, हैव इंक्रीज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 28, फिश एंड चिप। जब भी दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन किया होगा तो मैंने आपसे कहा था जब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपने फैसला नहीं सुनाना है। पहली बात तो यह है कि ये फिश एंड चिप्स होगा, फिश एंड द चिप्स नहीं होगा। अगर आर्टिकल एक के साथ है तो फिर आर्टिकल दूसरे के साथ भी होना चाहिए। उसके बाद फिश एंड चिप्स डैश माय फेवरेट मील। अब यहां पर दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन करके एक सिंगल ट्रांसलेशन के लिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जा रहा है, तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से वर नहीं आएगा, बल्कि बेटे आपके पास क्या आएगा, वाज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है जी आपके पास वन ऑफ। जहां पर वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन आपके पास क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो हम एम्बिशन नहीं लिखेंगे, एम्बिशंस लिखेंगे, लेकिन आपने उसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर। तो हम आर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली। जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको वन ऑफ के 5 स्ट्रक्चर्स बताए थे, तो वो 5 स्ट्रक्चर अच्छे से क्या करना, आपने याद रखने हैं। उसके बाद चलेंगे जी क्वेश्चन 30। ही परचेज्ड 4 डजन। ये याद रखिएगा, आप 4 डजन नहीं लिखेंगे। ये जितने भी वर्ड्स आपके पास होते हैं ना, आपके पास 100 है, आपके पास 1000 है, आपके पास मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, या आपके पास डजन है, आपने इनके साथ एस का एडिशन तब करना है जब इनके बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ। अगर 2 3 4 5 6 है तो आप इनके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। और जब आपने 4 डजन नोटबुक लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आपने क्या लिखना है, 4 डजन नोटबुक्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है जी 31 से, आप जानते हैं हमारा वोकैब स्टार्ट होता है 31 से 40, और मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने आपको जस्ट करेक्ट ऑप्शन बताने हैं वोकैब के। कहीं से कोई वोकैब, खुदा का खौफ कीजिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किसी नोट से, किसी बुक से आपने वोकैब को रट्टा नहीं मारना। मैं दोबारा हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, अपने ऊपर तर्स कीजिएगा, अपने ऊपर तर्स खाइएगा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे किसी अच्छे काम में लगाइएगा। आपने किसी जगह से कोई वोकैब याद नहीं करनी है, अनसीन वोकैब है, नहीं हो सकता कि आप वोकैब याद कर लें, ठीक है। तो आगे चलेंगे जी, द मैनेजर आस्क्ड फॉर माय डैश बिफोर इशूइंग। जब मैनेजर की बात हो रही है, इसका मतलब हम प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करें तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में मैनेजर डेफिनेटली क्या पूछेगा, डेजिग्नेशन। उसके बाद है जी शी हैज ग्रेट डैश फॉर डिसऑनेस्टी। शी हैज ग्रेट, ग्रेट का मतलब आपके पास क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आपको क्या चाहिए होता है, नाउन, और आपके पास नाउन फॉर्म क्या होती है, हेट्रेड। उसके बाद है जी आपके पास द हैवी रेन डैश अवे। द हैवी रेन वाइप्ड अवे। वाइप अवे का मतलब क्या होता है, साफ करना। उसके बाद है जी 34, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस शी अचीव्ड डैश इन स्पोकन इंग्लिश। शी अचीव्ड प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। उसके बाद है द कंपनी अग्री टू डैश हिम द रिक्वायर्ड अमाउंट। अब 2 काम होते हैं, एक होता है लेंड और एक आपके पास होता है बोरो, उधार लेना। जैसे अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आप उसको कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बारो मी योर कैमरा, आप क्या बोलेंगे, लेंड मी योर कैमरा, ठीक है। जब आप उधार ले रहे हैं और जब आप दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, बोरो। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, द कंपनी अग्री टू लेंड हिम द रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। कंपनी उसको क्या करने के लिए तैयार हो गई है, लेंड करने के लिए, देने के लिए तैयार होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है जी चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब मैं ये जो 5 वर्ड्स है ना, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। 36 से लेके 40 तक आपने क्या करना है, आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह इन 5 के 5 एमसीक्यूज के करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपने कमेंट्स में लिखने हैं, ताकि मुझे पता हो कि मेरे बेटियां जो बेटे हैं वो मेरे साथ साथ चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं, हम यूरिका में इतनी कोशिश स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हमारे साथ साथ हैं भी कि नहीं, आप इस रगड़े में हमारे साथ हैं या हम सिर्फ हम ही रगड़ा खाई जा रहे हैं, या बाद में पता चले कि ये जो 30 डे रगड़ा सेशन हमने रखा था ना, ये हमने बच्चों के लिए तो रखा ही नहीं था, ये तो रगड़ा हमें लगना था जो बच्चों के लिए हमने रखा था। तो आपने इस रगड़े में से गुजरना है, तो मुझे ये देखना है कि आप इस रगड़े में हमारे साथ हैं या नहीं है। तो ये 5 वर्ड्स हैं आपके पास, ओमिशन है,
उसके बाद डिफेंडेंट है, उसके बाद कमांडर है, उसके बाद आपके पास क्या है, एलिट्रेशन है, और उसके बाद आपके पास क्या है, पैसेंजर। तो आपने इन 5 के 5 वर्ड्स का मुझे क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, आप कमेंट्स में बताने हैं, मुझे पता चले कि मेरे बेटियां और बेटे मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात किसी तरह की समझ नहीं आती है या स्टडी के हवाले से कुछ और प्रॉब्लम्स है, टाइम टेबल के प्रॉब्लम्स है, मोटिवेशन के प्रॉब्लम्स है, कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम है, प्रिपरेशन के प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम यूरिका एकेडमिया की टीम हमेशा बेटे आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।